नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और अब वक्त है आपको 24 की खबर से रूबरू कराने का, उन खबरों से जिनसे सियासत गरमाई हुई है। 24 के चुनाव को लेकर जो तीखे वार पलटवार निकलकर सामने आ रहे हैं वो सभी आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो चुका है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी और कहा कि मैं हर व्यक्ति के दिल में हूं, हर परिवार मेरे दिल में है। इंडिया गठबंधन के अलावा मैं और किसी पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी तो सभी सीटों पर है, निश्चित रूप से। उसमें क्या, पूर्णिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है। कोसी सीमांचल मेरी मिट्टी, खून, मेरी माँ है। पूर्णिया तो मेरी लाइफ लाइन है। मैं हर, वहाँ न कोई जात है, धर्म है, मजहब है, मैं हर लोगों के दिल में हूँ। हर व्यक्ति, हर परिवार मेरे दिल में है। पूर्णिया मेरे सांसों में है। पूर्णिया से अलग ना मैं हो सकता हूँ, ना पूर्णिया मुझे कभी अलग कर सकता है। किस पार्टी से आपकी गठबंधन? देखिए, किस पार्टी से गठबंधन हो, इंडिया के अलावे दूसरी कोई बात कभी इस जन्म में सोचा भी नहीं जा सकता। मेरी लड़ाई बिल्कुल साफ है। हम तो कंप्लीट इंडिया आइडियोलॉजी के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि अधिकांश प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलने का वातावरण दिख रहा है। कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किया और कहा कि पहले से ज्यादा मध्य प्रदेश में हम जीत कराएंगे। अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। मेरी जानकारी में कि 16 से ज़्यादा 18 प्रत्याशी अभी उनके लिए घोषित किया जाना बाकी है। वैसे उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारा अपना जो जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है वो यशस्वी मोदी जी के साथ चलने का है और जनता का रिस्पांस भी है। आज से हमारे प्रत्याशियों का फार्म भरने का क्रम भी जारी है। आज मैं सीधी का फॉर्म भरवाने जा रहा हूं। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भी जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर हमलावर है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बयान दिया और कहा कि पीएम की बातों पर हम वजन नहीं देते। पीएम की बातों को हम वजन नहीं देते। राहुल गांधी के सभी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई शक्ति से है और इसी बयान को आधार बनाकर बीजेपी नेताओं ने लगातार प्रहार किए हैं। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि मेरे लिए शक्ति माताएं और बहनें हैं। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर अटैक कर रही है शक्ति। हम उनकी बात हम उनकी बात को ज्यादा वजन नहीं देते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात को हम ज्यादा वजन नहीं देते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी के बयान को तोड़ा, क्या ऐसा लगता है? एलजेपी रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनाव को लेकर कहा कि प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के जरिए आया है। हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। उम्मीदवारों की सूची प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान। लोकसभा चुनाव 2024 पर आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया और कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम 40 की 40 सीटें जीतें और बिहार की जनता पर विश्वास भी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को पता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम मोदी जी के पक्ष में ही होंगे। कोई नाराजगी नहीं थी। आप लोग नाराज बता रहे थे, कोई नाराजगी जैसी चीज नहीं थी। वार्ता चल रही थी। वार्ता के क्रम में सब लोगों को मालूम है
कि किसी भी गठबंधन में हर पार्टी चाहती है कि हमारा हिस्सा ज्यादा हो, तो गठबंधन में वार्ता के क्रम में यह बात रहती है। लेकिन सब बातचीत के बाद जो चीज तय हो गई वह सामूहिक निर्णय है, सभी पार्टियों का निर्णय है। तो उस निर्णय को लेकर के अब हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और 40 में 40 कैसे जीते, ये हम लोगों का संकल्प भी है, लक्ष्य भी है और बिहार की जनता के ऊपर भरोसा है। कोई नाराजगी नहीं थी, आप लोग नाराज बता रहे थे, कोई नाराजगी जैसी चीज नहीं थी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल को लेकर बयान दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी बार बार समन भेज रही है। ये समन कानूनी है या गैर कानूनी, इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी की इस पिटीशन का बहुत विरोध हो रहा है। ईडी की इस पिटीशन का बहुत विरोध किया है। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि झूठे बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए और कोर्ट में पेश हो जाइए। केजरीवाल को कोर्ट से रिलीज नहीं मिला और ये केजरीवाल खुद ईडी के सम्मन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे। लेकिन कोर्ट ने आज उनको आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं, आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए। केजरीवाल को कोर्ट से रिलीज नहीं मिला और ये केजरीवाल खुद ईडी के सम्मन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे। लेकिन कोर्ट ने आज उनको आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। कश्मीर के राजनीतिक दलों के महागठबंधन की खबरों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये देखेंगे कि आप सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए एक साथ आए हैं। हम इस चुनाव के लिए तैयार हैं। इतनी जल्दी करते हैं, अच्छा है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह के हालात देखें जिसमें कि सब मिल के आए नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। आप लोग उम्र में कम हैं, मैं भी उस वक्त सियासत में था नहीं, लेकिन 77 में 77 जब जनता पार्टी का दौर था, बिल्कुल यही हालात थे जम्मू कश्मीर में। उस वक्त शेर कश्मीर को हराने के लिए जनता पार्टी के साथ यहाँ की पार्टियां, मजहबी लीडर वगैरह, वो सब मिल गए थे। इतनी जल्दी करते हैं, अच्छा है। लोकसभा चुनाव पर असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने बयान दिया और कहा कि असम में बीजेपी और एनडीए के लिए चुनाव नतीजे बहुत सकारात्मक रहने वाले हैं। 14 सीटों में से 11 सीटें हमारे लिए फाइनल हैं। हम कुल 13 सीटें जीतेंगे। बीजेपी की तरफ से इस बार लोकसभा में 370 पार का नारा दिया गया है और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया गया है और बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि एक बार फिर से 400 पार जाकर हम हैट्रिक लगाएंगे। असम का चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। हम लोगों का असम में 14 सीट है, 14 से हम लोग 11 सीट फाइनल है आज का डेट में और 2 सीट जीतने वाला हूं, तो कुल 13 सीट हम लोग जीतेगा। असम में बहुत ही अच्छा होगा। विरोधी का कुछ इश्यू ही नहीं है, विरोधी का कुछ इश्यू ही नहीं है, विरोधी का कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट लोगों का बीच में नहीं है, कैंडिडेट को लेके जाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। असम में बीजेपी है, बीजेपी का सहयोगी दल है। महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी में जेजेपी को बड़ी मजबूती मिली है। कांग्रेस छोड़कर राव बहादुर सिंह ने जेजेपी का दामन थाम लिया है। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है। देखिए,
हल्का वाइज बैठकों के लिए जिला अध्यक्षों को अधिकृत किया गया है, उनके साथ प्रभारी लगाए गए हैं। दोनों पे वो कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करके अपने व्यूज ले आएंगे। मगर जो जिला और राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बुलाए हुए थे हम, उनका विचार यही है कि हमें प्रदेश के सारे चुनाव, ये फैसला जो हमारी 10 लोकसभा की सीटों की रिपोर्ट है, सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत हमने किया है कि पीएसी को दे दे। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फाइनल करेगा उस अनुसार फिर पार्टी के आगे। देखिए, हल्का वाइज बैठकों के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला ने इनेलो पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। अभय चौटाला ने रामपाल माजरा को इनेलो में शामिल कराया और उनको पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। जब भी मेरी मुलाकात हुई, चौटाला साहब माजरा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने खुल करके कहा कि मेरी इच्छा है कि पार्टी फिर शिखर पर पहुंचे। आज फिर सक्रिय रूप से पार्टी की जिम्मेवारी, पार्टी को संभालने के लिए आज फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमारी नहीं बल्कि पार्टी के हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन सबकी एक इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में सौंपी जाए, ताकि संगठन को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। आज सबने एक फैसला लिया है और फैसले से चौटाला साहब को हमने अवगत कराया। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष बनते ही रामपाल माजरा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। माजरा ने कहा कि बीजेपी चुनावी बॉन्ड और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। वहीं उन्होंने राजस्थान को दिए गए पानी के फैसले को भी गलत बताया। अभय सिंह आए और मेरे से कहने लगे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कई बार मेरे पास गया, मैं उनको मिलने भी गया। आदर भाव उनका दिल में यूं का यूं सजोए रखा, और जब भी मिलता तो मुझे यही कहते थे कि आओ रामपाल, तेरा तो घर यही है, मेरा कोई जाना नहीं, मेरा कोई आना नहीं, मेरा तो घर है। और मैं इस मौके पे मैंने सोचा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। ऐसे मौके में किसानों के लिए इस्तीफा दे देने वाले, हरियाणा विधानसभा को ठोकर मार देने वाले, ऐसे मौके में हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज़ को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद करने वाले, ऐसे मौके में कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और हरियाणा में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करेंगे, हम अपना काम तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटें हम जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते हम लोगों को आज ये वो अवसर दिया है कि भी आप लोग आज एक विधायक से थोड़ा आगे बढ़ के जनता के बीच में जाइए और सेवा करिए। सेवा करनी है, इत्मीनान से करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। प्रेफरेंस में तो यही कि हमने जो भी कोई हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो नीचे तक चली हुई हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं बनी, जो योजनाएं चल रही हैं, अगर वो कहीं उसमें तेजी लेके आने की आवश्यकता है तो उसमें तेजी लेके आएंगे। राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने ऑफिस का चार्ज संभालते ही पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी, लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतेगी। देखिए, मुकाबला तो नहीं रहेगा। मैं ये कहूँगा, यहाँ से जो भी मेरी लोकसभा हिसार से जो भी उम्मीदवार आएगा, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, और दूसरे अन्य दलों के लोग, वो आपस में कंपटीशन रहेगा एक दूसरे का, लेकिन हमारा तो यहाँ से जीत करके जाएगा। पिछली बार भी 2019 में भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विजेंद्र सिंह यहाँ से जीते थे, और आज भी मैं आपको कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, हिसार लोकसभा से जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा, वहाँ कम से कम 50,000 प्लस की ये विधानसभा क्षेत्र उसको लीड दे करके केंद्र में तीसरी बार फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले।
बहुत कुछ उठापटक देखने को मिली। अब नए मंत्री भी सामने आ चुके हैं। हरियाणा के राज्य मंत्री बने संजय सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेहतरीन काम किया है। हरियाणा में बीजेपी सभी की सभी 10 सीटें जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। नहीं, ये कोई ऐसा नहीं, एक तो होता है ना, नई सरकार बनी है और भाई उसमें पिछले 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। क्योंकि एक होता है, लोग कहते हैं कि हमने व्यवस्था परिवर्तन करनी है। अगर वाकई में कोई व्यवस्था परिवर्तन हुई है तो मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। चाहे गरीबों के लिए किसी प्रकार की सुविधा हो, आज घर बैठे सबको सुविधाएं मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार तो हमारी पहले ही काम कर रही है, तो हम लोग और उसको आगे बढ़ाएंगे। और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि देश के साथ हरियाणा में भी बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। सबसे पहले तो गौतम नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा ये पुराना कार्यालय, एक प्रकार से पारंपरिक जो प्रादेशिक कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय के नए भवन में आज आना हुआ है। स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हम सबका प्रेरणा स्रोत हरियाणा प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के देश भर में संस्थापक सदस्यों में से जनसंघ के काल से डॉक्टर मंगल सेन जी ने हरियाणा और देश की राजनीति में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके टोहाना में वोट की अपील करने पहुंचे अशोक तंवर ने कहा कि भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते उन्हें यकीन है कि वो भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। ताकि हम जो जमीनी स्तर पर हमारे नेता, हमारे सभी बूथ स्तर तक का तो बाद में सम्मेलन होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं आज उनको बुलाया है रूबरू होने के लिए और आगे की उनसे रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे ही गेट से घुसे हैं तो माला ही माला है और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि वोटों की माला वो नरेंद्र मोदी जी के लिए तैयार हो रही है। इस विधानसभा, इस लोकसभा से कितने लोग माला पहनाएंगे तो समय बताएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सिरसा संसदीय क्षेत्र के लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार और कई लाख वोटों की माला वो नरेंद्र मोदी जी को कमल के। कांग्रेस विधायक नरेश शर्मा ने करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ करनाल से चुनाव लड़ूं। नरेश शर्मा ने दावा किया कि करनाल में कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार मेरे अलावा कोई और नहीं हो सकता। देखिए, आला कमान का एक प्रोसेस है टिकट वितरण का, वो प्रोसेस हमारी पार्टी का चल रहा है और वो जैसी पूर्ण होगा सीसी में मामला जाएगा, आप सबके संज्ञान में आ जाएगा। क्योंकि हरियाणा वैसे तो प्रदेश बहुत छोटा है, परंतु दिल्ली के चारों तरफ है। पूरे देश की राजनीति हमारे हरियाणा से निकलती है। हरियाणा का हमारे देश की राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। गीता का ज्ञान भी यहाँ आया। तो एक एक चीज़ पे बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण चल रहा है, क्योंकि पिछली बार बदकिस्मती से हमारी एक भी सीट नहीं थी और अब की बार पार्टी हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट लाना चाहती है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि लोगों में कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अविश्वास है। भाजपा और भाजपा के नेतृत्व में विश्वास है। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों से लोग नाखुश होकर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति और विश्वास है भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति। इसीलिए कांग्रेस मुक्त देश की कल्पना जो देश ने की थी, आप ये देखिए कि कहीं कहीं नेतृत्व की कमजोरी के कारण और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का एक मजबूत नेतृत्व जिसको दुनिया स्वीकार कर रही है, तो उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों से सभी लोग वहाँ के नेतृत्व से नाखुश होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति और विश्वास है भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति। इसीलिए कांग्रेस
मुक्त देश की कल्पना जो देश ने की थी, आप ये देखिए कि कहीं कहीं नेतृत्व की कमजोरी के कारण। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। लीजिए कि लोगों के जो है वो डबल स्टैंडर्ड जो है वो आपके सामने आएंगे। एक और कह रहे हैं 10 गारंटियों के ऊपर जो है वो अमल नहीं हो रहा है। जब कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी तब भी तकलीफ उसमें हो रही है। जब हिमाचल प्रदेश में दूध की जो खरीद है उसका मूल्य शायद मैं कहना चाहूँगा ऐतिहासिक है कि इतनी वृद्धि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने करी है, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आ गए हैं, तो इसमें आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को जो है वो फूंक के कदम रखने की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जो आज की तारीख में चुनाव में जो धन की ज़रूरत है, जो साधनों की ज़रूरत है, वो हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर सांसद प्रतिभा सिंह ने बयान दिया और कहा कि मैंने हाईकमान से कह दिया है कि किसी और का नाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हालात कुछ और थे और अब नई परिस्थिति बन गई है। कि इस पे विस्तृत तौर पर हमने चर्चा की है, प्रभारी भी थे और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी उसमें उपस्थित थे, तो उस पे उनके सामने ही सारी बातों का निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया। अब एक चुनौती हमारे सामने जो ये उपचुनाव को हम कैंडिडेट्स देंगे और उनको मैदान में उतार कर उनको विजय बनाना, ये मेरा परम कर्तव्य है। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि ये जिम्मेवारी मैं लेने को तैयार हूँ, इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो जैसे ही टिकट डिसाइड हो जाएगा वैसे ही हम मैदान में उतरकर अपने वर्करों के साथ मिलकर दोबारा से उनको विजय बनाकर विधानसभा पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अभी तक 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जिसमें नैनीताल और हरिद्वार सीट अभी भी कांग्रेस की तरफ से खाली है। इस पर सवाल है कि आखिर यहां से कौन प्रत्याशी होगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीटों को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार चल रहा है और अभी 27 तारीख से पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस से डर गई है। देखिए, चुनाव आयोग ने नामांकन की तिथि 27 मार्च घोषित की है और आपको समय पर नामांकन होते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा दिखेंगे। ये कोई चूहा बिल्ली दौड़ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित करे तो हम भी पीछे पीछे कर दें, फिर वो नामांकन करने चलें तो हम भी पीछे पीछे। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, अपने हिसाब से चलती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके कैंडिडेट्स पे भारी पड़े तभी तो आनन फानन में 2 सीटों पर कैंडिडेट बदलने पड़े, सिटिंग एमपीज को झोला पकड़ा के घर भेज। उत्तराखंड में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदयाल का बड़ा बयान सामने आया। गणेश गोदयाल ने बीजेपी पर परेशान करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनको और उनकी पत्नी को इनकम टैक्स की तरफ से 3 नोटिस भेजे गए हैं और उन्हें महाराष्ट्र थाने में तत्काल हाजिर होने का नोटिस दिया गया है। चुनाव के दौरान लगातार इस तरह की बातें सामने आती हैं। प्रत्याशी अपने आप पर उत्पीड़न के आरोप भी लगाते हैं। कुछ इसी तरह से परेशान करने की बात कहते हुए गणेश गोदयाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनको परेशान किया जा रहा है और उनको नोटिस भेजे गए हैं और महाराष्ट्र में पूछताछ के लिए बुलाया है। लोकसभा के चुनाव से हटकर और इन चीजों में मेरा ध्यान रख गया है, ये कोशिश है मेरा। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ये बात कही है कि मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हमने नैतिकता को अपना सबसे पहला लोकसभा के चुनाव से हटकर और इन चीजों में मेरा ध्यान रख गया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बुलंदशहर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बसपा ने नगीना से मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र पर भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। सांसद गिरीश चंद्र को बसपा सुप्रीमो मायावती का बेहद खास माना जाता है। मैं इससे पहले भी नगीना से सांसद रहा हूँ। जो सामाजिक मुद्दे हैं जो देश के प्रदेश के, कोई पार्लियामेंट का कोई सेशन ऐसा नहीं रहा जिसने अपनी जनता के मुद्दे में न उठाने का काम नहीं किया। मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा
इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की बात कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर उन्हें रोजगार देने का काम किया है, तो मेरा कहना है, मेरा मानना है, सरकार परिवर्तन होगी तो 80 करोड़ जनता को जो आज राशन दिया जा रहा है, राशन देने से उनका उत्थान नहीं हो सकता। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।